हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश के पोइट्री के वो सारे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है। और सबसे बड़ी बात कि हमने इसे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर किया है, इसलिए आपको कहीं भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सारे क्वेश्चन आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ डिड द क्रो चेंज द पोइट्स माइंड। जो ये क्वेश्चन बेसिकली फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो है उसका क्वेश्चन है कि जो क्रो है वो पोइट के मूड को कैसे चेंज कर देता है। तो इस वाले में होता क्या है कि जो पोइट है बहुत डिप्रेस है और कहीं जा रहा होता है, तो वो मतलब कि पूरा जो वहाँ पर एरिया है वो स्नो से भरा हुआ है, सारे पेड़ पर स्नो है। तो एक हेमलॉक ट्री है जिसपे कि क्रो बैठा हुआ है, तो वो उसको इस तरीके से हिलाता है कि कुछ जो डस्ट ऑफ स्नो है ना वो पोइट के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसका मूड जो है चेंज हो जाता है और उसके बाद वो हैप्पी और रिलैक्स हो जाता है। तो इसी को लेकर जो है यहाँ पर आंसर, द पोइट वाज गोइंग समवेयर इन अ स्नोई मॉर्निंग, ही वाज अपसेट, ऑल द trees were covered with dust snow, a crow sitting on the hemlock tree shook the tree in such a way that some dust of snow fell on the poet. This changed his mind and he became happy and relaxed. आगे बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पोइट व्हेन द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। उस टाइम पे पोइट का क्या रिएक्शन होता है जब डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरता है। नॉर्मली पीपल थॉट बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर इनऑस्पिशियस। नॉर्मली लोगों की ये सोच होती है कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही मतलब अशुभ माने जाते हैं, थोड़ा मनहूसियत टाइप माना जाता है। बट वेन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री फेल ऑन पोइट, लेकिन जब यही डस्ट ऑफ स्नो हेमलॉक ट्री से पोइट के ऊपर गिरता है, ही टुक इट इन अदर वे, तो लेकिन वो उस तरीके से नहीं लेता, वो उसको अलग तरीके से लेता है। ही वॉज डिप्रेस एंड सॉरोफुल, वो काफ़ी डिप्रेस था, काफ़ी दुखी था। बट उस मोमेंट पे जबकि क्रो ने उस हेमलॉक ट्री को हिलाया और उसके ऊपर जब स्नोफॉल गिरे तो उसके ऊपर जो भी बोझ थे ना वो सारे खत्म हो गए और अब वो जो है रिलीफ फील कर रहा है। तो इस टाइप के जो है इस वाले पोएम से दो क्वेश्चन जो है आपको करने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, इसी से आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। नेक्स्ट जो पोएम है आपका आइस एंड फायर, जिसके अंदर जो लोगों की दो सोच है, उनकी जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया में इतनी नफरत फैल गई है कि ऑफकोर्स इसे खत्म तो होना ही है, पर कुछ लोगों की सोच है कि आग से फायर से खत्म होगी, जबकि कुछ लोगों की सोच है कि आइस से खत्म होगी। तो पोइट जो है ना उन लोगों को फेवर करता है जो कि ये कहते हैं कि दुनिया जो है फायर से खत्म होने वाली है। तो आंसर यहाँ पर देखते हैं वो ऐसा क्यों कहता है। द पोइट टेक साइड विद दोज हु बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फ्रोस्ट कनेक्ट फायर विद डिजायर। जो यहाँ पर पोइट है वो फायर को डिजायर के साथ कनेक्ट करता है, उसी तरीके से जो आइस को है वो हेट्रस से कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर इन दोनों को आप जरूर याद रखना कि फायर को उसने डिजायर से कनेक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू द पोइट डिजायर इज पावरफुल एंड वुड बी अ क्विक एंड। अब पोइट क्या कहता है, डिजायर काफी पावरफुल होता है और उसका जो है क्विक एंड भी हो जाता है। मोर ओवर the fact that he had personal experience with desire leads him to first conclude that the world will end in fire. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द पोइट। मतलब कि वो पोइट का ये भी कहना है कि अगर पूरी दुनिया आइस से भी खत्म होता है ना तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। व्हाट इज आइस। आइस जो है किस चीज़ को लिए स्टैंड कर रहा है अकॉर्डिंग टू पोइट, एंड हाउ इट इज सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन, और किस तरीके से आइस सफिशिएंट है कि वो डिस्ट्रक्शन ला सकता है। सो आंसर इज आइस सिंबलाइजेस हेट्रेड। आइस जो है नफरत को सिंबलाइज करता है। इट इज जस्ट एज पावरफुल एज डिजायर, कि जो नफरत है ना वो भी उतना ही पावरफुल है जितना कि डिजायर है। वाइल डिजायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट कैन अकर एंड लिंगर पीपल माइंड्स एंड हर्ट्स फॉर ईयर्स एंड समटाइम इवन लाइफ टाइम्स। डिजायर जो होता है बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही क्विकली कंज्यूम करता है, लेकिन जो नफरत होती है ना वो लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल में सालों तक बनी रहती है, इवन कभी कभी लाइफ टाइम तक बनी रहती है। हेट कंज्यूमर्स द हेटर्स perhaps even more than the person or group hated and it can ruin lives। जो मतलब कि हेट ऐसी चीज़ है ना, नफरत, कि एक पर्सन को, एक ग्रुप को जो भी हेट करते हैं उससे उनकी लाइफ जो है पूरी बर्बाद हो सकती है। हेट कैन दस बी अ वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। इस वजह से उसने पोइट ने कहा कि जो नफरत है ना वो भी काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है और सफिशिएंट है वो भी डिस्ट्रक्शन, तबाही लाने के लिए। आगे नेक्स्ट जो पोएम है आपका टाइगर इन द जू का। व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू वाले पोएम से जो है पोइट क्या मैसेज देना चाहता है। सबसे बड़ी बात तो 10th क्लास में जितनी भी पोइट्री है ना सबके सब आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जा रही है, इसलिए जो है बहुत ही बेहतरीन है, उसको मतलब पढ़ना भी चाहिए डेफिनेटली। आप इसलिए मत पढ़ो कि एग्जाम है, एग्जाम में आएगा, उस एक एक वर्ड में ना एक इंटरनल मीनिंग छुपी है और हर पोएम सीख देने वाली, तो इसलिए ना उसको पढ़ा जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू द, ये हमारा हो गया। द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट इट इज क्रूल टू कीप द वाइल्ड एनिमल इन अ स्मॉल इंक्लोजर ऑफ द जू। पोइट ये कहना चाहता है अपनी पोएम के अकॉर्डिंग कि जो ये ना बड़ी क्रूरता है
कि हम क्या करते हैं, जंगली जानवरों को छोटे से बंद चिड़ियाघर में बंद रखते हैं, जहाँ जहाँ पर कि उनके नेचुरल हैबिटेट से हम उसे दूर कर देते हैं, वहाँ पर उन्हें एंग्री फील होता है, हेल्पलेस फील करते हैं, हैप्पी रहते हैं एंड रिमेंबर देयर लाइफ एंड इन्वायरमेंट इन द फॉरेस्ट। और जो लाइफ उन्होंने बिताए होते हैं जंगल में अपने इन्वायरमेंट में, वो उसे हमेशा याद करते रहते हैं। तो इस चीज़ को लेकर जो है पूरा मैसेज उन्होंने दिया है। नेक्स्ट, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द मूड ऑफ अ टाइगर व्हेन ही इज इन जू एंड व्हेन ही इज इन फॉरेस्ट? क्या दो डिफरेंस दिखाए गए हैं, जबकि मतलब एक टाइगर का मूड कैसा रहता है जबकि वो जू में रहता है, और कब और कैसा रहता है जबकि वो जंगल में रहता है। तो बेसिकली उसमें कॉन्ट्रास्ट ही दिखाया गया है। एक तो वो सिचुएशन जबकि टाइगर जू में जू में है, और जब विजिटर वगैरह लोग देखने आते हैं, लेकिन विजिटर को भी टाइगर क्या करता है, इग्नोर करता है, ये सोच के कि इनमें से कोई भी ये नहीं सोचता कि हाँ मुझे बाहर निकाल दे एंड ऑल। जबकि दूसरी सिचुएशन में क्या है, टाइगर गाँव में है, गाँव के लोगों को डराता है और खुले में रहता है, आराम से अपनी आज़ादी को एंजॉय करता है। So answer is in the zoo in his small cage and devoid of freedom, the tiger feels unhappy rather frustrated। मतलब कि छोटे से जो पिंजरे में उसे बंद कर देते हैं चिड़ियाघर में, जहाँ पर उसको बिल्कुल आज़ादी छीन ली जाती है, टाइगर बहुत ही अनहैप्पी फील करता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है, एंग्री रहता है। बट इन द फॉरेस्ट एंजॉय मूविंग मेजेस्टिकली वेन हेवर ही वॉन्ट। लेकिन जब वो जंगल में रहता है आराम से, भाई पूरे शान से, क्योंकि टाइगर तो ऑफकोर्स जंगल का राजा है, वो आराम से घूमता है जहाँ मन करे, जहाँ जाता है गांव वालों को डराता है अपने टीथ को, अपनी क्लॉ जबड़ों को दिखाकर, और वो जंगल में काफ़ी खुश है, जो अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा है, अपनी सराउंडिंग्स को एंजॉय कर रहा है, लेकिन जू में वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द बॉय सेंस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो पोएम है बॉल वाले है, जब एक लड़का जो है अपनी छोटे से बॉल को खो देता है, बट उसको खोने के बाद वो काफ़ी सैड हो जाता है, बट स्टिल जो यहाँ पे पोइट है वो इस बात को मतलब कि वो ये ऑफर नहीं करता कि हाँ तुम्हें दूसरा बॉल मिल जाएगा, कोई बात नहीं, सैड ना हो। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि जो बच्चा है ना वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने, और उसको जो है ना अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से सेंस करता है। द बॉयज लॉसेस इज बॉल एंड गेट्स अपसेट। उसका बॉल खो जाता है, बड़ा अपसेट हो जाता है। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट लेसन इन सेंसिंग फर्स्ट रिजन। और ये उसका फर्स्ट लेसन होता है जबकि वो पहली बार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। He has the experience of losing something and learning how to cope up with the loss। अब उसके पास एक्सपीरियंस है किसी चीज़ को खोने का और ये सीखने का कि अगर उसका कोई नुकसान होता है तो उससे कैसे कोप अप करे। He understand the nature of loss और what it means to lose something। और अब वो समझता है कि लॉस किस तरीके से होता है और किसी भी चीज़ को खोने का ना क्या मतलब होता है। He now will be more responsible। अब जो है वो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबल होगा एंड विगिलेंट टू अवॉइड लूजिंग समथिंग इन फ्यूचर। और बाद में जो है ना इस बात के लिए वो सचेत रहेगा कि कोई भी चीज़ उसका फ्यूचर में खोए ना। तो इस चीज़ को लेकर भी पोएम है। मतलब कि आप ये सोचो कि इस पोएम में भी पोएट ने ये दिखाना चाहा है कि हाँ हर किसी को जो भी आपको चीज़ मिलती है तो उसको आपको केयर करना चाहिए, अच्छे से देखभाल करना चाहिए, नहीं कि आपको किसी और ने दिलवाया तो आप खो दोगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड द पोइट नॉट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल। जो पोइट है क्यों ऑफर नहीं करता है लड़के को दूसरा बॉल दिलवाने के लिए पैसे का। द पोइट वॉच द बॉय हु हैड प्लंज्ड इन ग्रीफ एट द लॉस ऑफ हिज बॉल। जो पोइट है वो देखता है कि जो लड़का है ना वो काफ़ी दुख में एकदम घुसा हुआ है जब उसके बॉल खोने के बाद। ही डिड नॉट ऑफर द बॉय मनी, बट स्टिल जो है वो लड़के को मनी ऑफर नहीं करता है टू बाय अनदर बॉल। ही फेल्ट दैट अनदर बॉल कुड नॉट कंसोल द बॉय। वो उसे लगता है कि जो अगर दूसरा बॉल मिल भी जाएगा ना तो वो उसको दिलासा नहीं दे सकते। इट सीम दैट द बॉय हैड द बॉल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो उसको ऐसा लगता है कि वो जो बॉल है ना उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक रहा था। द पोइट ऑल्सो वॉन्टेड द बॉय टू रियलाइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। और इसके अलावा पोइट ये भी चाहता था कि जो बच्चा है ना वो रियलाइज़ करे कि किसी भी चीज़ को मतलब एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को, किसी भी लॉस को जो होता है, जो भी हमने सब कुछ कवर किया इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो सब चीज़ों से वो कराना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टाइटल ऑफ द पोएम अमांडा। अमांडा वाले जो है उसमें जो क्वेश्चन है कि आप शॉर्ट नोट लिखो जो पोएम की टाइटल है अमांडा। तो उसमें जो है एक स्टोरी है जिसके अंदर अमांडा एक छोटी सी लड़की है, लेकिन उसके पेरेंट्स जो है ना बड़े नैगिंग टाइप के हैं, मतलब हर टाइम उसके में कमी निकालते रहते हैं और कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं। उसे चॉकलेट खाने के लिए मना करती है उसकी माँ जो है, क्योंकि एकने ना आ जाए। तो फिजिकल अपीयरेंस पे उसने छोटी सी बच्ची को इस तरीके से कहना, हर टाइम पे डांटना एंड ऑल। तो इस चीज़ को लेकर जो है ना अमांडा बड़ी नाराज़ रहती है, बड़ा दुख में रहती है। इवन उसमें ये भी सोच रहती है कि काश कि मैं ऑर्फन होती, और इवन ऐसे ऐसे फैंटेसीज कैरेक्टर पढ़ती है और उसे लगता है कि शायद मैं भी वही बनूं एंड ऑल। तो इस टाइप की फैंटेसीज दुनिया में वो चली जाती है। So answer is the title of the poem is Amanda
इट रिवॉल्व्स अराउंड द अपब्रिंगिंग ऑफ द लिटिल गर्ल नेम्ड अमांडा। तो ये अमांडा जो पोएम है, इस ये मतलब उस छोटी सी लड़की जो अमांडा है ना, उसका पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है उसी के चारों तरफ घूमता हुआ एक पोएम है। हर लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स वेयर शी डिनाइड फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। उसकी जो लाइफ है ना बहुत ही स्ट्रगल से भरा हुआ है, जहाँ पर उसको कोई फ्रीडम नहीं है, कोई वो अपने एक्सप्रेशन जो भी वो चाहती है वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। अमांडा इज मच इरेट दैट शी एस्केप्स रियलिटी व्हाइल लिविंग इन हर इमेजिनेटिव वर्ल्ड। वो इतना इरिटेट हो जाती है कि वो अपनी रियलिटी से भागकर और एक इमेजिनेटिव दुनिया में जीने लगती है। थ्रू दिस गेट वे सी एक्सपीरियंस कामनेस अवे फ्रॉम हर नैगिंग पेरेंट। और लेकिन इसी वजह से वो उसको एक जो है शांति भरा जो जीवन है वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करती है अपने नैगिंग पेरेंट्स से दूर। नैगिंग मीन्स मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों में हमेशा कमी निकालते रहे, बड़बड़ाते रहे, कुछ ना कुछ सुनाते रहे, तो उस टाइप के पर्सन को नैगिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, डू यू कंसिडर अमांडास मदर टू बी नैगिंग मदर। क्या आपको लगता है कि अमांडा की माँ सच में एक नैगिंग मदर थी? तो आंसर इज अमांडा मदर इज इंडीड अ नैगिंग मदर। वो वास्तव में नैगिंग मदर थी, क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी लड़की को इंस्ट्रक्शन देती रहती, तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, गलतियां ढूंढती रहती थी। नो डाउट इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल गुड वैल्यूज इनटू हर। इसमें कोई शक नहीं है कि डेफिनेटली ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेटी के अंदर अच्छे वैल्यूज डाले, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हर चाइल्ड हैप्पीनेस। लेकिन उस कीमत पे नहीं जबकि बच्चे की खुशी छीन ली जाए। वन शुड नो हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन मेंटेनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेकिंग गुड केयर। एक मतलब किसी भी इंसान को ये समझना चाहिए कि को कैसे बैलेंस करे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन करे और अपने बच्चे की सही से देखभाल भी करे। तो इस तरीके से बैलेंस करना होता है। तो इसको लेकर जो है मतलब ये अपब्रिंगिंग पे लेकर जो है पोएम है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से जो है ना इसमें से मैंने आपके लिए पूरे 3 क्वेश्चन कवर किए हैं और क्योंकि बहुत अच्छा है ये जो पोएम है और इसमें से क्वेश्चन मतलब हर साल देखने को मिल ही जाता है। इस वजह से मैंने इसमें से 3 क्वेश्चन कर लिए क्योंकि तीनों ही इंपॉर्टेंट दिख रहे थे। हाउ लाइफ ऑन अ टावर वुड बी डिफरेंट फ्रॉम लाइफ एनीवेयर एल्स फॉर अमांडा। अमांडा की जो लाइफ है ना वो टावर पे कैसे अलग होने वाली थी जो कि वो कहीं और जीती। लाइफ ऑन टावर फॉर अमांडा वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर रियलिटी जस्ट लाइक रेपुंजल। रेपुंजल यहाँ पर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मतलब वो किसी बुक में किसी स्टोरी में पढ़ती है, जो कि एक डायन जो है रेपुंजल नाम की लड़की को जो पकड़ के रख लेती है टावर पे, बट स्टिल वो उसकी इच्छा है कि काश कि वो उस टावर पे रहे जहाँ पर कि इतना जो चें उसके घर वाले करते रहते हैं उससे दूर रहे। उसके जो नैगिंग पेरेंट्स है क्योंकि उसे बड़ी परेशान थी वो, तो इसलिए वो चाहती थी कि एक ऐसा जगह मिले जहाँ पर उसे शांति मिले, आराम से उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। इस वजह से वो चाहती थी कि वो भी टावर पे रहे। नेक्स्ट पोएम है एनिमल का, तो उसके अंदर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एनिमल। एनिमल्स का जो पोएम है उसके अंदर पोइट का सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। इस वाले पर्टिकुलर पोएम में जो पोइट ने डिफरेंस किया है इंसानों में और जानवरों के बीच में, कि जब शुरू में इंसान और जानवर बनाए गए थे तो दोनों के अंदर जो है गुडनेस दी गई थी, लेकिन इंसान जो है ना सालों साल इस गुडनेस को खोता चला गया, लेकिन जो जानवर है वो अभी तक भी उसे बचाए हुए हैं। दे शो दिस टोकन्स ऑफ गुडनेस पीसफुल सेल्फ कंटेन्ड एंड हैप्पी। उनके अंदर अभी वो जो टोकन मिला था गुडनेस का, लाइक पीसफुल रहना, सेल्फ कंटेन्ड रहना, हैप्पी रहना, and compel the poet to contemplate on man's lost goodness। और यही चीज़ जो है इससे मजबूर कर देता है कि जो इंसानों की जो गुडनेस खो गई है ना उस चीज़ के बारे में वो लिखता है और इस चीज़ को वो बहुत ही मतलब दुख भी होता है। इवन उसको लगता है कि काश कि मैं जानवरों के साथ रहूं, कम से कम उनके अंदर ये तो है कि हाँ उनके अंदर सारी गुडनेस तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस रिगार्डिंग देयर एटीट्यूड टू देयर कंडीशंस सिंस इन गॉड्स। पोइट ने ना इंसानों और जानवरों के बीच में डिफरेंस कैसे बताया है, किस चीज़ को लेकर कि जो इंसान है ना वो अपनी कंडीशन, इंसान और जानवर जो अपनी कंडीशंस पे लेकर पाप पुण्य गॉड इन सब को लेकर जो है क्या डिफरेंस है एनिमल और ह्यूमन के बीच में। सो आंसर इज ह्यूमन बीइंग क्राइज अबाउट देयर कंडीशन। जो इंसान होता है ना अपनी कंडीशन पे रोता है, किसी के पास कितना भी हो उससे वो और ज़्यादा के लिए रोता है। दे लाई अवेक एट नाइट इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो रात रात में उठ के क्या करता है, रोता है, अपने पाप जो उसने किए होते हैं उस पर रोता है। दे मेक द पोइट डिसिक बाई डिस्कसिंग देयर ड्यूटी अबाउट। और वो पोइट से जब डिस्कस करता है ना गॉड की, उनकी गॉड को लेकर मेरी ड्यूटी है, अपने एंसेस्टर के लिए ये सब करता है वो करता है, मतलब जो दिखावा करता है इतना कुछ, तो उसको लेकर भी पोइट को अच्छा नहीं लगता। बट एनिमल्स डू नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग। लेकिन जो जानवर है ना इनमें से कोई चीज़ नहीं करता। दैट इज़ वाई द पोइट लाइक्स देम। और इसी वजह से जो है पोइट उसे लाइक करता है और वो चाहता है कि वो उसके साथ ही रहे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द कस्टर्ड द ड्रैगन क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज।
बेसिकली एक लड़की है बेलिंडा जो कि अपने घर पे 4 पेट रखती है, जिसके अंदर एक जो ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है। लेकिन कस्टर्ड को ना सब बड़े उस टाइप का समझते हैं कि ये तो बड़ा डरपोक है, कायर है, क्योंकि वो हमेशा डिमांड करते रहता है कि मुझे ना एक अच्छा सा एक सेफ सा केस दे दो। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? कस्टर्ड इन फैक्ट वॉज वेरी ब्रेव। जब इस पोएम को आप पूरा पढ़ोगे तो पता चलेगा कि सबसे जो कस्टर्ड है ना वही सबसे ज़्यादा ब्रेव होता है, बट स्टिल ही केप्ट आस्किंग फॉर अ नाइस एंड सेफ केस। इट मेड पीपल थिंक हिम टू कॉडली। इस वजह से लोग उसे क्या सोचते हैं कि ये कायर है। ही माइट बी क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केस सो दैट ही माइट नॉट हार्म एनी वन वेन इन एंगर, और ही माइट बी प्रूविंग दैट लिटिल सेफ्टी केस अवर्स डिजास्टर। बेसिकली जो है मतलब कि हम ऐसा सोच रहे हैं, पोइट ऐसा सोच रहा है कि शायद वो नाइस सेफ केस की डिमांड इसलिए करता था क्योंकि उसको वो नहीं चाहता था कि हाँ कभी वो गुस्से में किसी पे अटैक कर दे, किसी को नुकसान पहुंचा दे, या फिर इस चीज़ को प्रूव करना चाहता था कि कभी कि हमें जो है ना थोड़ी सी सेफ्टी तो ज़रूर बना के रखनी चाहिए, सो दैट कि किसी भी हम डिज़ास्टर को अवॉइड कर सकें, मतलब उससे बच सकें। द अदर्स थॉट दैट ही क्राइड फॉर अ केस एज अ ही वॉज अ कावर्ड। लेकिन दूसरे लोग क्या सोचते थे कि वो उस केस की डिमांड इसलिए करता है क्योंकि वो एक कावर्ड है, कायर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड बेलिंडा एंड हर पेट्स रिएक्ट टू सीइंग द पायरेट। जब पायरेट आता है वहाँ पे तो बेलिंडा और उसके पेट्स जो है किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबका जो सब इतना वो दिखाते हैं ब्रेव, वो तो बन जाते हैं चूहे, और जो इसको समझते हैं कावर्ड वो ही सबसे बड़ा काम करता है। बेलिंडा एंड हर पेट्स वर कंप्लीटली टेरिफाइड ऑफ सीइंग द पायरेट। जब पायरेट को देखते हैं बेलिंडा और जो उसके सारे पेट्स हैं एक्सेप्ट ऑफ ड्रैगन, तो सारे के सारे जो हैं बहुत ही डर जाते हैं। बेलिंडा बिकम पेल विद फियर, वो तो डर से पीली हो जाती है। सी स्टार्टेड क्राइंग फॉर द हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। द डॉग मस्टर्ड फ्लेड विद द टेरिफाइड हेल्प, जो डॉग है जिसका नाम मस्टर्ड है वो भी भाग जाता है। इंक जो दूसरा पेट है वो छिप जाता है। जो ब्लिंक तीसरा पेट है वो अपने आप को बचाने के लिए एक होल में घुस जाता है। बट कस्टर्ड द ड्रैगन वॉज द ओनली वन हु वॉज एक्चुअली ब्रेव, जो कि रियल में ब्रेव था। बाकी सबके सब तो डरपोक थे, दिखाते थे कि ब्रेव है। ही फेस द पायरेट ब्रेवली एंड सॉलोड हिम अप, और वही जो है उसने पायरेट से बहुत ही उसका सामना होता है, बड़ी बहादुरी से उसका सामना करता है, और बाद में उसको वो मतलब सैलो कर लेता है, अंदर मतलब उसे जो भी है लड़ाई झगड़ा करके जो भी है उसे ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर फिर इस पोएम में पता चल जाता है कि हाँ सबसे ज़्यादा जो है मतलब वो इस बात को प्रूव कर देता है कि हाँ वो कावर्ड नहीं था। तो ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। PDF लिंक आपको जो है 1-2 दिन में आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको एक्सेस करके अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख सकते हैं। थैंक यू।